तो कल तक की क्लासों में अपन ने दो क्लासों में अपन ने क्या किया कि जो अपना अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया। उसके बाद में आज अपन चलेंगे तत्व यौगिक और मिश्रण वाले चैप्टर के अंदर। अपन बिल्कुल जो रीट का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल चलेंगे। अब देखो, क्लास शुरू करने से पहले दो तीन बातें अपन देख लेते हैं, वो चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले तो देखो अपन क्या करेंगे। पहली बात है कि अपने जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनाए गए हैं। बिल्कुल साइंस की क्लास होगी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनाए गए हैं, तो क्वेश्चन बनाए गए हैं संपूर्ण नोट्स के आधार पे। अब कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर पूरे सवाल ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वास्तव में प्रयास ये किया गया है कि लगभग अपने 40 क्वेश्चन के अंदर उस चैप्टर के संपूर्ण नोट्स है उसका रिवीजन अपन करवा सके। विनीता नमस्कार नमस्कार। तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन लगभग लगभग 40 क्वेश्चन लेके आए और उन 40 क्वेश्चन के अंदर अपन पूरे उस चैप्टर के संपूर्ण चैप्टर के नोट्स है वो कवर कर सके। तो ऐसी क्लास चलती रहेगी। तो सबसे पहले एक इतनी सी अपील रहेगी कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए पहले तो अपने सेशन को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दे, और फिर आ जाते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो अपन अपने क्लास में देखें तो अपने पास में तत्व यौगिक और मिश्रण वाले के अंदर अपना पहला क्वेश्चन आ जाता है। असत्य कथन है एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहा जाता है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। तो आपको ये बताना है जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है वो असत्य है। सब किसको देखना है, ध्यान रखना, यहां से इस शब्द को समझ लेना। असत्य स्टेटमेंट पूछा गया। तो अपन जब भी बात करते हैं ना तत्वों की बात करते हैं तो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु। परमाणुओं का समूह है। परमाणुओं का समूह ये क्या कहलाता है अपने पास में, तत्व कहलाता है। इसमें सारे के सारे परमाणु एक जैसे ही होते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो सत्य है। दूसरा पारा, जिसको Hg मरकरी भी कहा जाता है, पारा कहा जाता है। इसका लैटिन नाम हाइड्रोजीनियम होता है। ये मेनली है क्या, एक धातु है। क्या है, एक धातु है। और धातु होने के बावजूद भी ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो अपना ये स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो अपने को पूछा कहता है असत्य, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो दोनों होना ही नहीं है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। तो अपना यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं है। उसके बाद में अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। ध्यान रखना, पहले तो अपने को इसमें यह देखना है कि होनी क्या चाहिए, अधातु होनी चाहिए, और साथ में होनी भी क्या चाहिए, विद्युत की सुचालक भी होनी चाहिए। तो देखो अपन बात करते हैं पारा। तो पहली बात तो पारा तो क्या है, धातु है। दूसरा आयोडीन के अंदर की अपन बात करें या फिर ब्रोमीन के अंदर की बात करें, ये भी नहीं आएगी। अपने पास में क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो कार्बन का क्या है, कार्बन का अपर रूप। और कार्बन का कौन सा अपर रूप, तो क्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन का कौन सा अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप है। और होता क्या है
कि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो राइट आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, एग्जामिनर क्या करता है, अपने को धातु, अधातु और उपधातु, ये क्या है, तीनों तत्व के रूप है। तो अपने को क्या करता है, मेनली इनसे संबंधित जो अपवाद है ना, वहां से एग्जामिनर सवाल बनाता है। तो अपवादों से अपने सवाल पूछे जाते हैं। मेनली क्या होता है कि जो अपने धातुएं देखते हैं वो मेनली ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा अपवाद के रूप में द्रवावस्था में पाया जाता है। जो अधातुएं होती है वो वास्तव में अधिकांश, बहुत सारी, बराबर 99% अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप कौन सा है, ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप है। तो इसी प्रकार के वो अपरूप के सवाल है, वो अपवाद के सवाल है, वो ज्यादातर पूछता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, निम्न में से सोडियम का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल, सोडियम के प्रतीक चिन्ह के रूप में कौन सा है। तो देखो सबसे पहले प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह की जब भी अपन बात करते हैं तो अपने पास में अच्छा आंसर आ रहा है, अखिलेश का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो देखो प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए दो चीजें अपने पास में है। सबसे पहले तो बर्जिलियस ने कहा क्या था कि जो तत्व है उनके प्रतीक चिन्ह होने चाहिए। तो सबसे पहले अवधारणा है वो बर्जिलियस के द्वारा दी गई। अगर पूछा जाए प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदान करने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो बर्जिलियस के द्वारा अवधारणा दी गई। अच्छा, तत्वों के प्रतीक चिन्हों को मान्यता कौन देता है, वो देता है अपना आईयूपीएससी। कौन देता है, आईयूपीएससी। अब कमेंट करके जल्दी से बताइए आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईयूपीएससी, प्रिंस का भी आंसर राइट आ रहा है, बी आ रहा है, एस मुंड का भी आ रहा है, विनीता का भी बी आ रहा है, बहुत अच्छे। आपको बताना है आईयूपीएससी है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इनका नामकरण देती है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ प्रतीक चिन्हों के, अखिलेश का बिल्कुल, पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो देखो कुछ चीजों को अपन इसे किस रूप में लेते हैं, लेटिन रूप में ही इनका नामकरण रखा जाता है। तो मेनली देखो ये किसके रूप में आता है, पोटेशियम, जबकि इसका वास्तविक नाम क्या होता है, लेटिन नाम है वो क्या होता है, केलियम होता है। इसकी बात करें तो सामान्य नाम इसका क्या होता है, सोडियम, और लेटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम। अपन अगर एजी की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, चांदी, और इसका नाम क्या होता है, लेटिन नाम अर्जेंटम। और अपन अगर इसकी बात करें तो इसका नाम अभी अपन ने देखा क्या है, पारा या फिर मरकरी, और क्या होता है, हाइड्रेजीनियम। तो देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने क्या सीखा कि अपन इन 4 से 5 तत्वों के लेटिन नाम भी याद रख सकते हैं। इससे कई बार सवाल पूछा जाता है, लेटिन नाम के आधार पे सवाल पूछे जाते हैं। तो अपना लेटिन नाम भी अपने पास में याद रह जाएगा। और पूछा किसका गया है, सोडियम का, तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, Na है वो, उसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर अपने को क्या दे रखा है कि कुछ तत्व दे रखे हैं और उनके लेटिन नाम दे रखे हैं।
तो उन लैटिन नामों में से कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। तो देखो सबसे क्या दे रखा है, एफ ही का क्या नाम आता है, फेरम। तो ये तो बिल्कुल राइट है। एजी चांदी। अच्छा इसका क्या है, वैसे क्या होता है, लोहा या आयरन। एजी अर्जेंटम किसका होता है, चांदी का होता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर क्या है, अपन बात करें डब्ल्यू से यहाँ पर वुल्फ्रम किसका होता है, टंगस्टन का। तो ये भी क्या है, सत्य है। पीबीबी का क्या होता है, प्लम्बम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम राइट नहीं होगा। प्लेटिनम तो किसका होता है, पीटी से आता है। प्लेटिनम किसका आता है, फेरस हटा है होता है ना सर। देखो फेरस और फेरम की बात करें तो ये इसकी +2 और +3 अवस्थाओं को बताता है। तो वैसे इसका नाम फेरम के साथ में लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पीबी, हाँ पीबी किसका है, ये इसमें लेड का आ जाता है। प्लम्बम का नाम इसमें आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सीसा भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, सीसा भी कहा जाता है, लेड भी इसको कहा जाता है। तो इसका इसमें मिसमैच कौन सा है, तो इसमें मिसमैच कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन है वो सी है, वो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। बहुत बेहतरीन आंसर आ रहे हैं इस बार तो। निम्न में से कौन सा उपधातु नहीं है, पन्ना काका नमस्ते, गुरुजी नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल देखो आप बेहतरीन सेशन चलता रहेगा, आप इसको लाइक करते रहिए सेशन को, और बिल्कुल फटाफट आंसर देते रहिए। अपने को 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से अपने को छांटना है कौन सी उपधातु नहीं है। 4 ऑप्शन है जिसमें 3 तो इसमें धातुएं हैं और उपधातुएं हैं, और एक है वो उपधातु नहीं है। देखो बोरोन आ गया, सिलिकन आ गया, गैलियम आ गया और जर्मेनियम आ गया। इन चारों में से बताना है कि कौन सी है वो इनके अंदर उपधातु नहीं है। तो बी, एस आई और जी, ये तीनों तो उपधातुएं हैं, और गैलियम है ये उपधातु नहीं है, ये क्या है, एक धातु है। अब आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर फिर पता कैसे चलेगा कौन सी धातुएं हैं, कौन सी अधातुएं हैं और कौन सी उपधातुएं हैं। तो अपन बात करते हैं आवर्त सारणी की। किसकी बात करते हैं, आवर्त सारणी की। अपन जब भी आवर्त सारणी के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो देखो, जब भी अपन इस रंग में जो अपने पास में दे रखी है ये सारी, ये तो अपने पास में क्या है, मेटल्स है, धातु है। ये सब तो अपने पास में क्या है, धातु है। और इसके जो इस कलर में अपने पास में ये अंतिम वाली पंक्ति ये दे रखी है, यहां से कार्बन से लेके ये अंतिम वाला, ये क्या है, अधातु। और बीच में देखो बोरोन आ गया, सिलिकन आ गया, जर्मेनियम आ गया, आर्सेनिक आ गया, टिन आ गया, इसमें टी आ गया, प्लूटोनियम पीओ आ गया, पोलिनियम आ गया। तो ये क्या है, उपधातु। ये क्या है अपने पास में, उपधातु। L2 के लिए भी चलेगी, कब चलेगी क्लास, देखो L2 वाले में भी ये टॉपिक है। तो जो टॉपिक L और L1 में और L2 में कॉमन है उनकी क्लास पहले चलेगी, और जैसे इनकी क्लास खत्म होती है उसके बाद में L2 की क्लास चलेगी। तो अपने पास में उपधातु में कौन कौन से आ जाते हैं, ये अपने पास में उपधातु आ जाते हैं। ये अपने पास में जो 7 तत्व है वो किसके आ जाएंगे सर, बाजे सर कितने बजे क्लास लेंगे, लगभग 6-10 के आसपास उनकी क्लास होगी। ये अपने पास के अंदर अपने क्या है, उपधातुएं हैं। यहां से ये जो सारी की सारी आ जाएगी, ये अपनी क्या आ जाएगी, अधातु आ जाएगी। आप ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा था, कल पढ़ा था, कार्बन का ऑक्साइड पढ़ा था अपन ने, कार्बन का ऑक्साइड CO2 पढ़ा था। अब कार्बन क्या है, अधातु है, और अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जो CO2 है वो किस प्रकार का है,
अम्लीय प्रकृति का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें अपन बात करते हैं तो अपने को पता चल जाना चाहिए। अब देखो ये जितने भी धातुएं हैं ये किस रूप में होती है, इनके ऑक्साइड है वो किस रूप में होते हैं, क्षारीय रूप में होते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा, रोलेक्स धन्यवाद धन्यवाद रोलेक्स, बिल्कुल ऐसे ही मेहनत आपके साथ बिल्कुल चलती रहेगी। निम्न में से यौगिक का उदाहरण है। तो देखो जब भी अपन यौगिक की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ भी याद नहीं करना, केवल समझना है। पहली बात तो क्या होगा, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में हो तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अब बोलोगे कि सर यौगिक कौन कौन से याद करें, कुछ याद नहीं करना, केवल समझने के प्रयास करो। देखो केवल ये इतना समझ लो, आज के बाद में कुछ भी याद नहीं करना। अच्छा एक साथ में और ले लेते हैं अपन CO2, यहां पर अपन ले लेते हैं 2Na ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं B ले लेते हैं। बस एक बार आप इन चीजों पे ही इतना गौर करना कि यहां से अपन आज पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखो परमाणु अकेला अवस्था में हो और स्वतंत्र नहीं रह सके लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा हो, तब तो वो क्या है, परमाणु। अकेला रहे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो लेकिन स्वतंत्र नहीं होगा, एक ही प्रकार का है, तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास में परमाणु हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है कि परमाणुओं की संख्या, अगर अपन परमाणुओं की संख्या या B2 की अपन बात कर लेते हैं, परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए, एक से ज्यादा हो जाए तो वो बन जाता है अणु। और जब अणु अपने पास में बन गया तो अणु दो रूपों में बन सकता है। अणु के अंदर यदि एक समान परमाणु हो गए, अणु के अंदर क्या हो गए, एक समान परमाणु हो गए, देखो दोनों सोडियम के, दोनों ऑक्सीजन के, दोनों बोरोन के, एक प्रकार के परमाणु हो गए, तब तो ये क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। और अगर देखो एक भी परमाणु अलग हो गया, एक भी परमाणु अलग हो गया तो क्या हो गया, अलग अलग परमाणु, लेकिन है कैसे, निश्चित अनुपात में, तब वो क्या हो गए, यौगिक हो गए, तब वो क्या हो गए, यौगिक हो गए। अब पहचानोगे कैसे, दो ही चीजें ऐसी है जिनको लिख के व्यक्त किया जा सकता है। अगर जिसका रासायनिक सूत्र लिखा हुआ जाए तो वो दो चीजें हो सकती है, या तो तत्व हो सकता है या फिर यौगिक हो सकता है। जिसका सूत्र लिखा हुआ है तत्व या फिर यौगिक, और अगर एक जैसे परमाणु है उसमें तब वो तत्व है, और एक परमाणु भी अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। समझ गए इस चीज को, CO2 पूछ ले, CO2 का सूत्र लिख सकते हैं तो या तो तत्व होगा या यौगिक होगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन दो परमाणु है, अलग अलग है, तो यौगिक होगा। O2 की बात करें, दो परमाणु है, सूत्र लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, तत्व। और अगर अपने पास में अनिश्चित अनुपात में मिले, अनिश्चित अनुपात में जब भी अपने पास में मिल रहे हो तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो यहां पे अपने देखो पूछा गया है कि कौन सा है, तो देखो सीधा सा अपन देखें, सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है और लिखा जा सकता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के परमाणु है, दो या दो से ज्यादा प्रकार के परमाणु है, तो वो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा।
तो यौगिक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये बाकी क्या है? तो बाकी ये सारे के सारे क्या है? मिश्रण। दूध भी क्या है? मिश्रण। और पेट्रोल भी क्या है? मिश्रण। तो अपने को पूछा गया यौगिक कौन सा है, तो यौगिक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगली बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना जल प्लस चीनी किस प्रकार का है? समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी मिश्रण में अपन ने पढ़ा कि है क्या? होना चाहिए अनिश्चित अनुपात में। अगर अनिश्चित अनुपात में मिलाया गया है तब वो क्या है? मिश्रण है। अनिश्चित अनुपात में क्या है? मिश्रण। अब इसके दो रूप देख लो। इसके दो रूप होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। क्या है यहां पर? पूर्ण विलेय। अगर जल के अंदर कोई चीज घुली गई है और वो पूर्ण विलेय हो जाती है तब तो वो कैसा है? समांगी मिश्रण है। और अपूर्ण विलेय हो जाए, पूर्ण रूप से नहीं घुले, तब वो कैसा है? विषमांगी मिश्रण। और अगर बात करें गुणों में एक रूपता रहे, गुणों में एक रूपता रहे तब वो क्या है? समांगी। और गुणों में विभिन्नता रहे तो वो कैसा है? विषमांगी। अब एकता और विभिन्नता कैसे? पहली बात तो पूर्ण विलेय, तो जल और चीनी है तो चीनी जल में पूर्ण विलेय हो जाती है। करौली से परिणाम, बिल्कुल बिल्कुल परिणाम। समांगी मिश्रण, तो जल है उसके अंदर चीनी पूर्ण रूप से घुल जाती है। तो एक स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल यहां से सही बैठ रहा है। दूसरा, अगर मान लो अपने पास में एक पात्र है, उसमें अपन ने पानी लिया, उसमें अपन ने चीनी घोल दी। अब अपन उसको चार अलग अलग पात्रों में डिवाइड करते हैं। तो अगर चीनी की मात्रा ज्यादा है तो सारे के सारे जितने भी पात्र होंगे सब में एक जैसा मीठापन आएगा। ये नहीं है कि अपन ने 4 गिलासों में डिवाइड किया, 3 गिलासों में तो मीठा आ गया और 1 गिलास में खारा आ गया। ऐसा नहीं होगा। गुणों के अंदर क्या रहेगी? एक रूपता रहेगी। अगर पहले वाले गिलास में मीठा है तो सारे गिलासों के अंदर मीठा रहेगा। तो इसका मतलब अपना कैसा हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। लेकिन अगर अपने पास में जल के साथ में मैंने रेत मिला दिया तो क्या हो जाएगा? जल के साथ में जैसे ही अपन ने रेत मिलाया तो क्या होगा? जल और रेत मिल गए। पहली बात तो पूरा घुलेगी नहीं रेत। रेत के जो बारीक कण होंगे वो तो घुल जाएंगे। निशा सैनी नमस्ते। बारीक कण है वो तो घुल जाएंगे, लेकिन जो बड़े कण है वो नहीं घुलेंगे। तो एक तो यहां से आ गया। दूसरा, अगर एक बाल्टी में पानी के साथ में अपन ने रेत मिलाई है तो अपन क्या करेंगे? रेत मिलाने के बाद उसको घोल देंगे, फिर अलग अलग 5 पात्रों में आप डालो। जैसे ही 5 पात्रों में डालोगे ना तो पहले वाले पात्र के अंदर पानी ज्यादा आएगा, रेत कम आएगी। लेकिन जो लास्ट वाला बर्तन है ना उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होगी और रेत की मात्रा ज्यादा रहेगी। यानी उन गिलासों में क्या आ गया? एक रूपता नहीं रही, तो गुणों में विभिन्नता आ जाती है। तो ये मिश्रण किसका होगा? विषमांगी। उदाहरण रटने नहीं है, इतना समझना है पूर्ण रूप से घुला हुआ है और गुण एक जैसे रह रहे हैं तब तो समांगी। आधा घुल जाए लेकिन पूरा नहीं घुल रहा हो और गुण अलग अलग हो जाए तब कौन सा हो जाएगा? विषमांगी। बाकी उदाहरण जो अपनी मर्जी से पूछ ले एग्जामिनर, सारे उदाहरण यहीं से हो जाए। संजना गुजर, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलाइडी विलियन है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक। मैं तो मिले होंगे थोड़ी देर बाद। बिल्कुल बिल्कुल विषमांगी मिश्रण बनेगा। रवि बिल्कुल सही बात है। कोलाइडी विलियन की जब भी अपन बात करते हैं, यहाँ से एग्जामिनर का सबसे फेवरेट पॉइंट है ये कोलाइडी विलियन।
यहां से अपन जब भी बात करते हैं कोलाइडी विलयन, तो पहली बात तो कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर गुणों के अंदर एक रूपता नहीं रहेगी। तो पहली बात तो किस प्रकार का है, विषमांगी मिश्रण है। वॉइस थोड़ा हाई करो, बहुत लो लग रही है, बिल्कुल अब आगे से वॉइस तेज रही। तो पहला कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कोलाइडी विलयन है वो क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, सबके आंसर बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, बहुत। आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखो कोलाइडी विलयन से संबंधित कुछ चीजें अपन बात करते हैं। तो कोलाइडी विलयन है, यहां से सिंगल सवाल बाहर नहीं जा देंगे, अरे बेफिक्र होके पढ़ो आप तो, फिर हम किस लिए हैं जब आपके सारे क्वेश्चन या एक आधा क्वेश्चन बाहर चले जाएगा तो हम किस लिए। कोलाइडी विलयन देखो 8 प्रकार के बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, 8 प्रकार के। मेनली होता क्या है, माध्यम होता है, परिक्षेपण माध्यम, और क्या होता है, परिक्षिप्त परावस्था। दो चीजों के आधार पे अपने पास 8 प्रकार से कोलाइडी विलयन बनते हैं। यहां से सवाल जरूर पूछता है, अपन पूरा क्लियर करके चलेंगे। 8 प्रकार से कौन कौन से बचते हैं वो अपन बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले परिक्षेपण माध्यम, ये ध्यान रखना, ये तो होता है विलायक और ये होता है विलेय, और दोनों से क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो देखो अपन क्या देखेंगे, पहले माध्यम की बात करें तो माध्यम है ठोस। माध्यम कौन सा है, ठोस। ठोस के अंदर क्या क्या बन सकते हैं, तो ठोस के अंदर अपने पास में बन सकते हैं, ठोस के अंदर ठोस का, ठोस के अंदर किसका बन सकता है, द्रव का, और ठोस के अंदर किसका बन सकता है, गैस का। ठोस माध्यम में ठोस प्रावस्था का कोलाइडी विलयन, ठोस माध्यम में द्रव प्रावस्था का कोलाइडी विलयन, ठोस माध्यम में गैस अवस्था का कोलाइडी विलयन। इनकी अपन बात करते हैं तो इनको नाम क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोल कहा जाता है। यहां की अपन बात करें, यहां पर इसको क्या कहा जाता है, जेली कहा जाता है या फिर जेल कहा जाता है, इसको जेली भी बोल सकते हैं। दूसरा यहां पर अपन बात करें तो फोम कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है, फोम कहा जाता है। अब यहां से वो सवाल क्या क्या पूछेगा, तो यहां से वो सवाल पूछेगा एग्जाम्पल, ठोस माध्यम का ठोस परावस्था का उदाहरण क्या है। तो देखो अपने पास में अगर मान लो किसी भी प्रकार का रंगीन पत्थर हो, जैसे जिनको मोती वगैरह बोलते हैं, रत्न वगैरह बोलते हैं, या फिर दूध या जो पत्थर होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ठोस का ठोस के अंदर मिश्रण होता है। अब ठोस का द्रव के अंदर तो अपने पास में क्या हो जाएगा, जे एक तो अपनी जेली ही हो जाएगी, दूसरा अपना पनीर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अपना मक्खन हो जाएगा। यहां से वो पता सवाल क्या पूछेगा, वो सवाल ये पूछेगा पनीर किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो पनीर किस प्रकार का है, ठोस माध्यम में द्रव परावस्था का कोलाइडी विलयन। और जब भी अपन बात करते हैं फोम की, तो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा, रबर आ जाएगा, स्पंज आ जाएगा, और फोम ये खुद आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है वो किसके हो जाएंगे, ठोस के तीनों माध्यमों के साथ
तीनों माध्यमों के साथ बनने वाले। तो ठोस के तो तीनों अपने पास में आ गए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं द्रव की। द्रव के साथ कौन कौन से बनते हैं? तो द्रव के साथ अपने पास में तीनों बनते हैं। कौन सा बनता है? द्रव के साथ ठोस का भी बनता है, और द्रव के साथ में द्रव का भी बनता है, और द्रव के साथ में गैस का भी बनता है। अब देखो, इसके नाम की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, ठोस वाले को सोल ही कहा जाता है। इसमें ठोस सोल भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली सोल ही कहा जाता है। सबसे इंपोर्टेंट द्रव का द्रव में क्या कहा जाता है वो ध्यान रखना। यहां से बहुत बार सवाल पूछा है। इमल्सन या पाइस कहा जाता है। और यहां पर अपन बात करें तो इसके अंदर फिर से फोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोम कहा जाता है। अब देखो, इनके एग्जाम्पल क्या क्या पूछे गए हैं वो देख लो। द्रव का ठोस के अंदर इंपोर्टेंट देख लेना, बिल्कुल एनसीईआरटी से एग्जैक्ट एग्जाम्पल लिए गए हैं। मैग्नीशिया मिल्क, और क्या हो सकता है अपने पास में? कीचड़। बिल्कुल ये सवाल पूछा गया है। मैग्नीशिया मिल्क है, किस प्रकार का कोलाइडी विलियन है? तो द्रव माध्यम में ठोस परावस्था का कोलाइडी विलियन है। यहां से इंपोर्टेंट पूछा गया है। दूध हो गया। इसके अलावा, अरे गोरा वाली क्रीम लगाओ उन्हें, हाँ लड़कियां ज्यादा ठाए। फेस क्रीम जो भी अपन लगाते हैं, आपने देखा होगा फेस क्रीम है वो लिक्विड जैसी फॉर्म में रहती है। और अगर अपन शेविंग क्रीम की बात करते, वो किसके अंदर आ जाएगी? गैस वाले के अंदर आ जाएगी। स्क्रीनशॉट, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं टाइम दे दूंगा आपके लिए, ये आ जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और देखो। आपने देखा है जब भी शादी ब्याह हो रहा है, सारे खूब जम के डांस कर रहे हैं, और डांस करने में बीच में एक आता है और एक अपने पास में सेंट की शीशी लेके आता है, उसको पूरे चारों तरफ वो उसके अंदर झाग ही झाग उसके कर देता है। वो भी किसका है? द्रव का गैस माध्यम वाला फॉर्म है, ध्यान रखना। सेविंग क्रीम है, उसी भी वो क्या है? द्रव का गैस माध्यम के साथ में है। अब अपन बात करते हैं किसकी? गैस की। गैस के साथ भी तो हो सकता है, तो गैस के साथ क्या क्या होगा? तो ध्यान रखना, गैस के साथ दो ही बनते हैं। एक तो बनता है ठोस, और दूसरा बनता है द्रव। टोटल कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही प्रकार के कोलाइडी विलयन बन रहे। यहां से ठोस का बन जाएगा और यहाँ पर द्रव का बन जाएगा। ध्यान रखना, इन दोनों को एरोसोल कहा जाता है। दोनों को ही क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है, दोनों के दोनों। अब यहां से समझने का प्रयास करना, यहां से इंपोर्टेंट पूछा गया है। अपने पास में धुआं, धुआं में आपने देखा होगा गैस के साथ साथ में कुछ बारीक कण भी होते हैं। धूल, ये भी क्या है? इसके अंदर भी हवा के साथ साथ में बारीक कण होंगे, वो भी किसका आ जाएगा? गैस में ठोस का। और इसके अलावा जो निथार होता है, निथार का मतलब अपन बात करते हैं, अगर कोई ऑटोमेटिक कोई अगर वाहन चल रहा है तो उसके अंदर जो धुआं निकलता है ना, स्वचालित वाहनों का निथार, वो है, वो भी किसका है? गैस का, ठोस के साथ में। और द्रव के साथ में क्या है? तो अपने पास में जो कोहरा आता है, धुंध जो आती है, या कुहांसा जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे किसके साथ है? गैस के द्रव के साथ में है। लेवल फर्स्ट के लिए क्या? बिल्कुल लेवल फर्स्ट के लिए है। तो यहां से सवाल पूछा गया कोहरा और धुंध। ध्यान रखना, धुआं है वो गैस का ठोस के साथ मिश्रण है, लेकिन जो धुंध है वो गैस का द्रव के साथ मिश्रण है।
तो ये 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन बनते हैं और ये कोलाइडी विलयन है वो किस प्रकार का मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, अब आपके पास टाइम है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो तो पीडीएफ के रूप में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये चीज मिल जाएगी। चलते हैं आगे की ओर। अब अपन बात करते हैं स्वचालित वाहन का निथार। अभी अपन ने पढ़ा तो था क्या कि गैस वाले दो ही कोलाइडी विलयन बनते, एक तो गैस का ठोस के साथ कोलाइडी विलयन और दूसरा गैस का द्रव के साथ कोलाइडी विलयन। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो गैस का गैस के साथ तो कोलाइडी विलयन बनता ही नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा बचता है गैस का ठोस के साथ में। क्या ऐसा अभी पढ़ा था क्या अपन ने? बिल्कुल पढ़ा था। गैस का द्रव के साथ में, तो द्रव के साथ में तो अपन ने कोहरा, धुंध और कुहांसा ही पढ़े थे, लेकिन गैस के ठोस के साथ अपन ने क्या क्या पढ़े थे, तो वो अपन ने पढ़े थे, एक तो अपने पास में धुआं हो गया, धूल के कण हो गए, स्वचालित वाहन का निथार हो गया। ये सारे क्या है, गैस माध्यम में ठोस परावस्था के कोलाइडी विलयन है। तो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? अभी पढ़ा गैस वाला तो बनता ही नहीं है, ठोस वाले के अंदर अभी अपन ने पढ़े क्या क्या थे, निथार हो गया, धुआं हो गया और धूल के कण हो गए। गैस का द्रव के साथ मिश्रण कोहरा हो गया, धुंध हो गया, कुहांसा हो गया। ये क्या हो जाएंगी, गैस माध्यम में द्रव प्रावस्था हो जाएंगे। हो जाएगा गैस माध्यम में द्रव प्रावस्था, बिल्कुल हो जाएगा। 10 नंबर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 में सी हो जाएगा। और जो पहले 9वां पढ़ा था उसके अंदर क्या था, ए वाला आंसर था। बिल्कुल बिल्कुल, शायद आप इस टेबल से बिल्कुल समझ गए होंगे, यहां से आपने सारी चीज नोट कर ली होगी और यहां से ये प्रश्न आसानी से है वो हल हो जाते हैं। मैग्नीशिया मिल्क किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? अभी अपन ने पढ़ा तो अपन देखते हैं कि द्रव के होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में कोलाइडी विलयन बनते हैं। द्रव के तीनों अवस्थाओं में कोलाइडी विलयन बनते हैं। द्रव का ठोस के साथ भी बनता है, द्रव का द्रव के साथ भी बनता है और द्रव का गैस के साथ भी बनता है। तो आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि किस प्रकार का मैग्नीशिया मिल्क है, किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो मैग्नीशिया मिल्क है तो अपन ने पढ़ा था क्या है, द्रव माध्यम में ठोस परावस्था का। इसके साथ में एक और क्या था, वो अपने पास में था कीचड़, वो भी इसमें था। तो 11वें क्वेश्चन में है उसका अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, आज तो बहुत बेहतरीन आंसर आ रहे हैं आपके। अब देखो, अब अपने पास में आ जाता है निलंबन और कोलाइडन के बारे में सामान्य स्टेटमेंट क्या होते हैं। अगर इनमें अपन अंतर करते हैं, कौशल, अखिलेश, प्रिंस, विनीता सबके बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं। निलंबन के संदर्भ में अपने को ध्यान रखना, असत्य कथन पूछा गया है, रोंग स्टेटमेंट कौन सा है, तो निलंबन हो या कोलाइडन, ध्यान रखना निलंबन हो वह कोलाइडी विलयन, दोनों के दोनों कैसे हैं, विषमांगी है। निलंबन और कोलाइडी है वो दोनों विषमांगी है। ध्यान रखना जो निलंबन है उसकी बात करें तो वो विजिबल है, यानी आंखों से देखा जा सकता है। और ये क्या है, इनविजिबल है। आंखों से देखा नहीं जा सकता। दूसरा, निलंबन और कोलाइडन दोनों क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। चाहे निलंबन हो चाहे कोलाइडन हो, दोनों विषमांगी भी है, दोनों प्रकाश को फैलाने का काम भी करते हैं।
निलंबन देखा जा सकता है, कोलाइड जा सकता है, कोलाइडन अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ बालक ये बोलेंगे सर कोहरा तो अपन देख सकते हैं। वैसे नहीं, कोलाइडी विलियन के अंदर के गुण कौन कौन से वो अपन नहीं देख सकते। इसके अलावा अपन बात करें तो निलंबन क्या है, अस्थायी है, और कोलाइडी क्या है, स्थायी है। दोनों में अंतर क्या क्या है, निलंबन देखा जा सकता है, कोलाइडन देखा नहीं जा सकता। निलंबन अस्थायी है, कोलाइडी स्थायी है। दोनों में समानता क्या है, दोनों के दोनों विषमांगी है और दोनों के दोनों प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं। तो देखो असत्य पूछा है तो पहले वाला तो स्टेटमेंट है वो कैसा है, सत्य है। विषमांगी मिश्रण भी है और आंखों से देखा भी जा सकता है। निलंबन कण प्रकाश किरणों को फैलाता है, ये भी सत्य है। उसके बाद की हम बात करें, निलंबन अस्थायी होता है, बिल्कुल अस्थायी होता है, ये भी सत्य है। तो इसका मतलब राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखो इस क्वेश्चन की सुंदरता देखो, इस क्वेश्चन में अपन ने निलंबन के जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों को अपन ने एक साथ एक क्वेश्चन में कवर कर लिया। बिल्कुल, नमस्ते भगवंत। तो ये चीजें अपन बंदा करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार अपने को देखना है कोलाइडी विलियन के अंदर सत्य कथन कौन सा है, राइट स्टेटमेंट है वो समझना है। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा विषमांगी मिश्रण होता है और आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो बिल्कुल यह तो सत्य है। प्रकाश किरणों को फैला देता है, बिल्कुल ये भी राइट स्टेटमेंट है, अभी अपन ने देखा। फिर क्या है, कोलाइडी स्थायी होता है, बिल्कुल ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब इसमें सत्य कथन कौन से हो जाएंगे, उपरोक्त सभी है वो सारे के सारे स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सत्य। विनीता गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला सही हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करते रहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, कोलाइडी स्थायी, निलंबन अस्थायी, दोनों प्रकाश किरणों को फैलाते, दोनों विषमांगी। कोलाइडी को आंखों से नहीं देख सकते, निलंबन को आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। अपने को समांगी मिश्रण बताना है, इनमें से अपने को वो मिश्रण बताना है जो समांगी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो समांगी मिश्रण है वायु। वायु के अंदर जब भी अपन बात करते हैं ना, तो क्या है, वायु है क्या, गैसों का मिश्रण है। क्या है, गैसों का मिश्रण। तो फिर बताओ समांगी कैसे हो गया, समांगी ऐसे हो गया कि निश्चित अनुपात में पाई जाती है। समांगी कैसे हो गया, बिल्कुल बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन। क्योंकि गैसों का मिश्रण है वायु, और वायु में जितनी भी गैसें हैं वो निश्चित अनुपात में पाई जाती है, तो इसलिए ये भी क्या है, समांगी। मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु में जब भी अपन मिश्र धातु बनाते हैं ना, तो साथ में उनका प्रतिशत देते हैं कि इस मिश्र धातु में ये 2 या 3 या इतनी धातुएं जुड़ी हुई है और इनका ये प्रतिशत है। तो इसका मतलब ये भी है वो क्या है, निश्चित अनुपात में मिलती है, तो ये भी समांगी हो गया। आयोडीन प्लस एल्कोहल, ये मिश्रण इस नाम से जाना जाता है, आयोडीन टिंचर। किस नाम से जाना जाता है, आयोडीन टिंचर के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आयोडीन और एल्कोहल के साथ में जल की मात्रा होती है, और ये क्या होता है, बिल्कुल निश्चित अनुपात में होता है, इसलिए ये भी क्या है, समांगी माध्यम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। तो देखो अपन ने इस क्वेश्चन में 3 जो समांगी माध्यम है, उन समांगी मिश्रण है उनके बारे में चर्चा की। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं के बारे में राइट स्टेटमेंट है वो ढूंढना है। सबसे पहले तो मिश्र धातुओं के बारे में ढूंढना है और राइट स्टेटमेंट ढूंढना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है।
तो देखो, इनकी विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होते हैं, बिल्कुल अधिक होते हैं। सत्य स्टेटमेंट, बिल्कुल अधिक होते हैं। सर थोड़ा जल्दी करवाना। देखो पहली बात, अगर जल्दी करवाने की, देखो अपना क्या रहेगा, एक टॉपिक के अंदर लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे और अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन उसको 2 क्लास में पूरी डिटेल के साथ कवर करें। उससे वो टॉपिक पूरा एक साथ आपके कवर हो जाएगा, उसके बाहर रिवीजन करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा क्वेश्चन अपन 100 भी ला सकते, जल्दबाजी में भी करवा सकते, लेकिन अपन तरीके से करेंगे बिल्कुल। आयरन का पारे के साथ मिश्र धातु आयरन अम्लगम कहलाता है। तो यहां से अपन एक स्टेटमेंट क्या याद रख सकते हैं कि जब भी पारा धातु, कौन सी धातु, पारा या जिसको मरकरी कहा जाता है, पारा या मरकरी जब भी मिश्र धातु बनाती है ना, तो क्या कहलाती है, अम्लगम कहलाती है। क्या कहलाती है, अम्लगम कहलाती है। सोल्डर, टाका धातु जिसको बोलते हैं, सोल्डर क्या है, टाका धातु। सीसा और टीन की मिश्र धातु है और कम गलनांक के कारण तारों की वेल्डिंग में काम आती है। राइट स्टेटमेंट हो जाएगा कि सीसा बिल्कुल सही है, जो सोल्डर है, जो टाका धातु है, वो सीसा और टीन की मिश्र धातु है और कम गलनांक के कारण तारों की वेल्डिंग में काम आती है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर अपने पास में सत्य स्टेटमेंट में कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल भगवंत, बहुत बेहतरीन आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, नौशादर का ऊर्ध्वपातन किस प्रकार का परिवर्तन है। अपने को बताना है कि जो नौशादर होता है उसका ऊर्ध्वपातन हो सकता है। ये अपन कल पढ़ा था अपन ने कि ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है, तो अपन ने पढ़ा था NH4Cl। तो क्या हो जाएगा, तो देखो अपने पास में अवस्थाओं की जब भी बात करें, वैसे अपने अवस्थाओं वाला अपने सिलेबस में नहीं है, L2 में है, लेकिन एक बार समझने की दृष्टि से देख लो। ठोस, द्रव और गैस, तीनों की अपन बात करें तो क्या होता है, अपन देखें, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव और द्रव से ठोस। ये प्रक्रिया होती है गलन प्रक्रिया, और ताप होता है गलनांक। गलन प्रक्रिया और ताप क्या हो गया, गलनांक। ये क्या होता है, वाष्पन या क्वथन, क्वथन प्रक्रिया, और ताप क्या होगा, क्वथनांक। ध्यान रखना, क्वथनांक भी ताप है और जो गलनांक है वो भी क्या है, ताप। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस वाले में तो क्या चाहिए, ताप चाहिए। इसके बाद में गैस से अपन द्रव की ओर आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। और यहां पर अपने को क्या चाहिए होता है, दाब की आवश्यकता होती है, और इसको अपन बोलते हैं जमाव। और यहाँ पर जो दाब होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। ये तो हो गई अपनी सामान्य अवस्थाओं में एक से दूसरे रूप में बदलने के लिए। अब देखो, अगर कोई ठोस से सीधा ही गैस में बदल जाए, ठोस से द्रव में बिना बदले सीधा ही किस में बदल जाए, गैस में, तो ये प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और ऊर्ध्वपातन के उदाहरणों की जब भी अपन बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो अपन ने पढ़ा था नौशादर हो गया, कपूर हो गया और आयोडीन हो गए। इनके अंदर ऊर्ध्वपातन का गुण है। तो इसमें पूछा गया, अब देखो क्या गैस से वापस ठोस नहीं बन सकता क्या, बिल्कुल बन सकता है। तो ध्यान रखना, अगर प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अवस्था बन रही है
और उससे वापस प्रारंभिक अवस्था अगर बन जाए तो वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। ठोस से गैस बन जाए, गैस से वापस ठोस बन जाए तो वो किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है वो किसके अंदर आती है? भौतिक परिवर्तन में। क्यों? क्योंकि यहाँ ठोस से सीधा गैस में और गैस से वापस किस में आ जाता है? ठोस के अंदर आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद में बहुत सारे एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन, अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो, ये सवाल बहुत बार पूछा था। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक है या फिर भौतिक परिवर्तन है? ये अपने को बताना है कि जब मोमबत्ती जलती है तो किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो, मोमबत्ती का जलना, तो इसमें अपन देखेंगे तो अपने पास में दो चीजें होंगी। वो दो चीजें क्या क्या पड़ी होगी? वो दो चीजें ये होगी कि इसमें ये होगा अपने पास में मोम का पिघलना और साथ में धागे का जलना। दो प्रक्रियाएं होगी, मोम का पिघलना और धागे का जलना। मोमबत्ती में दो ही चीजें होती है, एक तो उसका मोम और एक उसका धागा। तो मोम तो पिघल जाएगा और धागा जल जाएगा। अब अगर बात पिघलने की हो तब तो अपना कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। केवल बात पिघलने जितनी होती ना तब तो कौन सा होता था? भौतिक परिवर्तन। और जब बात जलने की आ जाए तो अपना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो अपने पास में मोमबत्ती के जलने के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक में भौतिक परिवर्तन, एक में रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते। अब सुनना, ये तो इस रूप में आ गया कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और दोनों परिवर्तन पूछ लिए। अगर सीधा ही ये पूछ ले मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं, अगर तीन ही अपने पास में ऑप्शन हो तब अपने को क्या मानना है? रासायनिक परिवर्तन मानना है। अन्यथा दोनों का ऑप्शन हो तब तो दोनों को मानना है, और दोनों का ऑप्शन नहीं आए तो अपने को क्या मानना है? रासायनिक परिवर्तन पहले मानना होगा। समझ में आ गया ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अपने पास में चार उदाहरण दे रखे हैं, इन चारों में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। बिल्कुल देखो, सबसे पहला अपना क्या है? प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश का रंगों में विभाजित होना। तो क्या अगर अपन प्रिज्म से निकलने के बाद में वो एक श्वेत प्रकाश के रूप में ही रहेगा? पहले भी श्वेत प्रकाश है और बाद में भी वही श्वेत प्रकाश रहेगा, तो इसका मतलब ये तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पहले वाली अवस्था बिल्कुल बनी रहे। जैसे अगर एक पेड़ है, पेड़ पे लकड़ी है, उससे फर्नीचर बना, तब भी तो वो लकड़ी ही रहेगी। उसका आकार आकृति वो चेंज हो गई, लेकिन लकड़ी पहले थी, बाद में भी लकड़ी है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर उसी पेड़ की लकड़ी को काट कर अपन ने जला दिया, अब वो कोयला बन गया, और जलाने वाले क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जलना या दहन वाला, जलना कौन सा? दहन वाला। सोच लेना, हर प्रकार का जलना भी रासायनिक नहीं होता है। जो जिसमें दहन किया जाता है वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो नमक का पानी में घुलना, बिल्कुल नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। क्यों? अगर आपने नमक को पानी में घोला है, आप इसको घोलने के बाद में थोड़ी देर अगर आप इसको फ्रिज में रख दो,
नमक और पानी की अलग अलग बर्फ रूप में परत बन जाएगी, और उसको फिर अपन अलग अलग कर सकते हैं। अपन उसको फिर गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन जाएगा और नमक प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त करते हैं अपन नमक, खारे पानी से नमक ऐसे ही तो प्राप्त करते हैं अपन। बिल्कुल। पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर पकने के बाद में पौष्टिकता के अंदर चेंज आता है। क्या आता है? उसकी पौष्टिकता या उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, यहां से ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन है। जलना अगर दहन दे रखा है, ध्यान रखना, जलने का संबंध जब दहन से है तब तो कौन सा है? रासायनिक। अगर नया पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तब भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन अपने पास में है। तो समझ लेना इसमें। और अगर मान लो टूटना आ गया, पिघलना आ गया, ये दोनों कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो इसके अंदर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब चलते हैं भौतिक परिवर्तन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। ध्यान रखना, असत्य कथन पूछा है। कम आ रही आवाज? अरे आवाज तो पूरी आ रही है। बिल्कुल। भौतिक परिवर्तन के संबंध में असत्य कथन पूछा है अपने को। कौन सा है? ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब, अगर अपने पास में कोई अभिकारक है और उससे उत्पाद बन रहा है, तो अभिकारक से उत्पाद भी बन जाए और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। तो बिल्कुल ये तो राइट स्टेटमेंट है कि भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो तब भौतिक परिवर्तन है, लेकिन भौतिक गुणों के साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाए तो वह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, बिल्कुल सत्य कथन है। अगर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तब तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, और अगर नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लास्ट वहां ये स्थायी परिवर्तन है, ये असत्य है भाई। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। स्थायी अगर होता है तब रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर स्थायी का नाम आ गया तो कौन सा होगा? रासायनिक। देखो रासायनिक कौन कौन से हो सकते हैं? रासायनिक अनुत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक गुणों के साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक में, और स्थायी भी कौन सा होता है? रासायनिक का। तो यहां पर तो भौतिक के बारे में पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन डी है, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है पेसमेकर बनाने में काम में आता है? तो पेसमेकर होता क्या है? कृत्रिम हार्ट। अपने हार्ट के अंदर जो पेसमेकर लगा होता है, वास्तविक पेसमेकर, अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसकी जगह कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। और उस कृत्रिम पेसमेकर के अंदर इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है वो काम में लिया जाता है? गौरव कुमार का आ रहा है बाजिया सर की क्लास नहीं आएगी। 5 मिनट की बात है, आपके सबके चहेते बाजिया जी सर आपके सामने होंगे। अपने इस लास्ट क्वेश्चन के बाद में बाजिया जी सर आपके सामने होंगे। तब तक क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक करते रहिए। आंसर आ रहा है ए। बेटा ध्यान रखना, रेडियम का तो कहाँ होता है? चमक उत्पन्न करने में। आपने देखा होगा रेडियम की लाइटें वगैरह लगी होती है, तो वहां पे यूरेनियम किसके अंदर आता है? परमाणु भट्टी में।
किस में आता है? 92। यूरेनियम 292। ड्यूटेरियम, ये तो हाइड्रोजन का है, भारी जल बनाने में काम में आता है, भारी जल D2। ड्यूटोरियम खत्म। और प्लूटोनियम है, इसकी बात करते हैं 238। ये किसके अंदर काम में आता है? पेस मेकर बनाने में काम में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्लूटोनियम 238 किसके अंदर काम में आता है? अपने पेस मेकर बनाने में काम में आता है। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की क्लास में आपके आंसर बहुत बेहतरीन आंसर आए। कल इसी समय 5 बजे अपनी क्लास, 5 बजे से अपनी क्लास 20 से आगे वाले क्वेश्चनों की रहेगी। यही टॉपिक रहेगा, 20 से आगे क्वेश्चन वाली अपनी क्लास रहेगी। तो अब नेक्स्ट क्लास होगी मैनेजमेंट की। बाजा जी सर आपके सामने होंगे 5 मिनट के अंदर। धन्यवाद।